क्या आपको पता है कि अपने स्क्रीन पे जो आप ये बिल्ली देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, बल्कि इसके बारे में एक ऐसी बात है जो कि आप जान के लिटरली शॉक्ड हो जाओगे। और जितने भी व्हीकल्स है सब में हेडलाइट होता है, चाहे वो कार हो, ट्रक हो या फिर कोई भी चीज हो। लेकिन शिप में, जहाज में कोई भी हेडलाइट नहीं होता है। और जितना डार्क हो सके उतना डार्क जहाज को रखा जाता है रात के टाइम पे। और बहुत सारे जहाज टकराते भी हैं, तो फिर भी जहाजों में हेडलाइट क्यों नहीं होता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे, जो कि जान के आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी वर्म होल के बारे में सुना है? वर्म होल एक बहुत ही अमेजिंग चीज है एंड प्रोबेबली एक वर्म होल आपके रूम में भी होगा। जी हाँ, एक वर्म होल एक ऐसा छेद होता है, एक ऐसा होल होता है हमारे यूनिवर्स में जो कि कहीं भी मौजूद हो सकता है। स्पेस में हो सकता है, आपके रूम में हो सकता है, वो कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं। बट दिक्कत की बात यह है कि ये वर्म होल्स बहुत छोटे होते हैं। लेकिन आप किसी भी चीज को जूम करोगे, चाहे वो आपका हाथ हो गया या कुछ भी, आप जूम्ड स्केल में एंटर करोगे तो जो पूरा सबसे जूम्ड एरिया आएगा वहां पर एक छोटा सा वर्म होल मौजूद होगा। बट वर्म होल की खासियत यह है कि उसके अंदर आप अगर किसी भी तरीके से एंटर कर गए, अब नेचुरली हमारे यूनिवर्स में वर्म होल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा वर्म होल आ गया जिसके अंदर आप घुस सको, तो आप किसी और टाइम और किसी और जगह पे चल जाओगे। जी हाँ, ये स्पेस टाइम के दो रीजन्स को कनेक्ट करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये जो वर्म होल है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है। वर्म होल को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। फिलहाल वर्म होल तो बस एक थ्योरी है, लेकिन रिसर्चर्स ये प्रेडिक्ट किए हैं कि जो वर्म होल्स है वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर जगहों को भी कनेक्ट कर सकता है। और एक दिक्कत यह है कि अगर ब्रह्मांड में किसी साइंटिस्ट को कोई वर्म होल मिला, उसके अंदर जब वो एंटर करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा और किस वक्त में चला जाएगा, इसका भी कोई कैलकुलेशन या फिर कोई फॉर्मूला अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है। वो किसी भी टाइम पे ले जा सकता है। अगर थियोरेटिकली आप एक वर्म होल के अंदर घुस गए तो हो सकता है आप साल 1709 या फिर साल 1645 में निकलो। बहुत गजब चीज है ये। फैक्ट नंबर 12, एक बहुत ही गजब से दिमाग घुमा देने वाली चीज है। इसको कहते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। अब ये बहुत ही गजब चीज है। ये एक टाइम ट्रेवल का एक पैराडॉक्स है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राज, और वो आपसे मिलने आ रहा है गाड़ी में, और बीच में उसका कार क्रैश हो जाता है मिस्टीरियसली और वो मर जाता है। आप बहुत दुखी हो जाते हो। फिर आज से 1 साल बाद जाके आप किसी भी तरह टाइम मशीन को इन्वेंट कर लेते हो और ये तय करते हो कि मैं अपने दोस्त को जाके बचाऊंगा। क्या करूंगा मैं? उसी टाइम पे जाके उसको गाड़ी में बैठने के पहले ही रोक दूंगा, मैं उस स्पेसिफिक टाइम पे जाके। सिंपल, आप टाइम मशीन पे बैठे और एक अननोन लोकेशन पे लैंड किए कहीं डेजर्ट में। फिर आपने देखा कि एक गाड़ी में चाबी लगी हुई ऑन है और एक आदमी दुकान में कुछ खरीद रहा है, तो आप उस टाइम में चले गए। तो अब आपको तो जल्दी है कि मुझे किसी भी तरह जाना होगा उसको गाड़ी में बैठने से रोकने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आप जहाँ पे वो गाड़ी में बैठने वाला है अपने घर में, उससे 5 किलोमीटर दूर ही आप उतरे टाइम मशीन से। अब आपको जाना है उसके घर में ताकि आप उसको कार में बैठने से रोक सको। तो आपको एक अननोन गाड़ी दिखी जिसका चाबी लगा हुआ था और उसका जो मालिक है वो दुकान से कुछ खरीद रहा था। अब आप थोड़ी केयर करोगे, आपको तो बस जल्दी जाके उसको रोकना है ना बैठने से। तो आप उस अननोन आदमी गाड़ी में बैठ गए और जाने लगे स्पीड में ताकि आप उसको बैठने से रोक पाओ। लेकिन फिर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है और आपके हाई स्पीड ड्राइविंग के चलते सामने वाला जिससे आप टकराते हो वो भी मर जाता है। वो कौन है पता है? कौन है वो आपका दोस्त राज है। कुछ लिंक बना क्या? एक्चुअली में 1 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट आपसे ही हुआ था, क्योंकि आप 1 साल बाद टाइम मशीन बनाने वाले थे। हेयर फ्यूचर इज अफेक्टिंग द पास्ट। भविष्य भूतकाल को इफेक्ट कर रहा है। ये सर घुमा देने वाली चीज है, लेकिन इसका मैं उपयोग करूंगा अपने क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो में, जिसमें आपको इस यूनिवर्स की रियलिटी पता चलेगी। इसी को कहते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इस सर्कल को डोरेमोन अगर आप देखते हो तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। डोरेमोन सही में एक कार्टून नहीं है, बल्कि वो दिमाग खोल देने वाली कार्टून है। मतलब उसमें ऐसे से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं जिससे कि बच्चों का ब्रेन ओपन होता है, ना कि कोई कैरेक्टर जो कि लड्डू खा के बड़ा हो रहा है
और बस एक बचकाना सा कहानी, इसका कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा लॉजिकल स्टोरी जिससे कि बच्चे के जो न्यूरॉन्स है वो पैटर्न को देखे और समझे और दिमाग और खुले। फैक्ट नंबर 11, एक कैट होती है, इसे कहते हैं ब्लैक फुटेड कैट, और ये अफ्रीका में पाई जाती है। इसको वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कैट कहते हैं। ये सबसे छोटे कैट स्पीसीज में से एक है, लेकिन इसका जो खूंखारनेस है बहुत खूंखार है। ये क्या होता है कि एक परसेंटेज होता है कि अगर ये कैट किसी अपने प्रे पे अटैक करती है तो कितना परसेंट वो कैच कर ले प्रे को। तो ऐसे क्या होता है नॉर्मली कि 5 बार अगर कैट किसी को खाने गई तो उसमें से एक ही बार वो सफल होती है, मतलब 20%, लेकिन इसका 60% है सक्सेस रेट। एंड इसलिए इसको पूरे विश्व का सबसे डेंजरस कैट का प्रजाति माना जाता है। और मैं अगर कभी फ्यूचर में कैट रखा तो इसी वाली को रखूंगा, द ब्लैक फुटेड कैट। फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही गजब सी बात है, आपको मजा आ जाएगा। क्या है कि अमेरिका में जो अगर आपका कोई खिलौनों का बिजनेस है ना, तो खिलौनों में जो इंसानी जो ह्यूमन की तरह खिलौने होंगे ना, जैसे कि डॉल होगा और बाकी जो खिलौने जो कि इंसान के शेप को रिजेंबल करते हो, तो उसके सेल पे जितना भी आपको कमाई होगा उस पर ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ता है सरकार को। और कोई नॉर्मल खिलौना है जैसे कुछ घुमाने वाला ऐसा रैंडम सा खिलौना, प्लास्टिक का कोई घर वर ऐसा कुछ भी, उस पर आपको कम टैक्स देना पड़ता है। जो ह्यूमन फिगर्स हैं उस पर हायर टैक्स रेट लगता है। लेकिन जो लोग मार्वल मूवीज और हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे उनको पता होगा कि म्यूटेंट नाम के क्रीचर्स होते हैं। म्यूटेंट ऐसे लोग जिसके अंदर पावर्स हो। तो अब ये सवाल आता है कि अगर म्यूटेंट जैसे एक्स मैन के कैरेक्टर, उनका अगर कोई छोटा सा खिलौना बना तो वो तो ह्यूमन को ही रिजेंबल कर रहा है ना, तो उस पर ज्यादा टैक्स देना चाहिए। तो वो जो कैरेक्टर्स है जिसके अंदर पावर है वो तो ह्यूमन भी है ना, वो म्यूटेंट कहलाते हैं लेकिन ह्यूमन तो है ना, तो उनका जो खिलौना होना चाहिए उस पर तो वही ह्यूमन वाला हायर टैक्स रेट नेचुरली लगना चाहिए ना, थोड़ी वो कोई घर है। तो इसी बात पे कंपनी एक्चुअली में कोर्ट में चल गई और वकील लेके चल गई और ये कहा कि ये म्यूटेंट के खिलौने हैं ना, ये इंसान नहीं है, ये इंसान ऐसे इंसान है जिसके अंदर पावर है, तो टेक्निकली ये इंसान नहीं हुए। क्रेजी सा बात लग रहा है, लेकिन कोर्ट में वो केस जीत भी गए और नॉन ह्यूमन खिलौनों पर जितना टैक्स लगता था आधा इफेक्टिवली वो उतने पे कर दिया गया। भले ही वो ह्यूमन है, उनका सेल तो अच्छा खासा होगा क्योंकि वो मूवीज में दिखाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनका नेचर म्यूटेंट है, उनके अंदर सुपर पावर है, उसको रिजेंबल करता है, ह्यूमन नहीं है टेक्निकली कंप्लीटली, इसलिए नॉन ह्यूमन का ही टैक्स, कम टैक्स रेट लगा। और मार्वल का जितना भी ये सब खिलौना होता है, एक्स मैन का कैरेक्टर, इस पे कंपनी ज्यादा कमाई करती है। इस पे कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों करोड़ रुपए का ज्यादा कमाई करती है सिर्फ वो केस जीतने के चलते। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीविंग मेथड है। मतलब जब भी आपको कभी कभी देखना, एक डीप सी बात है, हम लोग सब फेस किए होंगे, आप बैठे हो और आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, नेचुरली ही ऐसा मोमेंट आता है डेली शाम को, कभी ना कभी आता होगा आपको। तो ऐसे स्ट्रेसफुल मोमेंट जो होते हैं इनको रिलीव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट तरीका जो है ना, वो है ओल्ड फोटोज को देखना। जो गैलरी में सबसे ऊपर वाले फोटोज है ना, पुराने फोटोज आपके फोन में, उनको जब आप देखते हो, अरे ये 3 साल पुराना फोटो है, तो वो देख के ना आपके ब्रेन को रिलैक्समेंट मिलती है। आप खुद करके देखना, आप तो किए भी होंगे, पुराना फोटो आप देखते हो आपको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। तो पुराने फोटो को देखने से पीपल मोर हैप्पी फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, और इससे सोशल बॉन्डिंग भी मजबूत होता है। जैसे आप किसी पुराने फोटो को देख लिए, आपको मन करेगा कि उसको कॉल करो, पूछो कि अरे कैसा है। और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है कि जो दीवार पे तस्वीरें होती है ना, वो भी इसी का काम करती है। इसलिए दीवार पे अपना पुराना फोटो होना, ये तो लग्जरी सा बात लग रहा है कि जो करोड़पति लोग हैं वही करते होंगे, अपना फोटो दीवार पे, या फिर कपल का फोटो अच्छा सा टंगा रहता है। अब हम अपने घर पे मिडिल क्लास लोग क्या करेंगे, है ना, लेकिन वो करना अच्छा रहता है, उससे एक पॉजिटिविटी और बॉन्डिंग टाइप का जो फीलिंग है वो बना रहता है, रिलैक्स्ड स्टेट जल्दी अचीव होता है। बहुत डीप बात है ये। फैक्ट नंबर 8, एक टाई बांधने के कितने तरीके हैं। नॉर्मली एक टाई को आप कितने स्टाइल से बांध सकते हो। नॉर्मली ये पहले 9-10 माना जाता था। एक टाई आपको दे दिया जाए, टाई एसेंशियली क्या है, कपड़ा का एक पीस है, उसको आप कितने तरह के स्टाइल से बांध सकते हो। ये पहले था 9-10,
फिर एक जगह ये इन्वेंट हुआ कि एक टाई को हम लोग 84 तरीके से बांध सकते हैं। लेकिन अमेजिंग बात ये नहीं है, अमेजिंग बात ये है कि एक टाई को बांधने के इतने तरीके हैं जितना आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। 177147, 1,77,147 इतने तरीके हैं। ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉकहोम में एक मैथमेटिशियन का टीम जिसको लीड कर रहे थे माइकल वुजडेमो, उन लोगों ने फाइंड किया है। 177147 तरीके हैं एक टाई को बांधने के। फैक्ट नंबर 7, आपको ये फैक्ट पता है अपने ब्रेन के बारे में कि आप अपने ब्रेन का ज्यादातर जो परसेंटेज है, जो कहते हैं ना कि ब्रेन के हम लोग कुछ ही % को यूज करते हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में होता है ना कि आपका ब्रेन जितना शांत रहेगा वो उतना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगा। ब्रेन के अंदर ही अगर 1000 चीजें नाचती रहेगी तो वो ठीक से नहीं सेंस कर पाएगा सब चीजों को जो आपके सामने हो रही है। तो इसका कंपेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कहा जाता है कि अगर पानी एक बर्तन में रखा हुआ है, उस पे आपका रिफ्लेक्शन तो आपको क्लियरली दिखता है, लेकिन वही पानी जब खौल रहा होगा, उस पे एक्टिविटी हो रहा होगा, तो आपका सुंदर सा चेहरा भी उसमें कैसा दिखेगा? फालतू सा दिखेगा। तो ऐसे ही माना जाता है कि ब्रेन इफिशिएंटली तभी काम करता है जब वो बिल्कुल काम हो, शांत हो। ज्यादातर लोग हमारे वर्ल्ड में सक्सेस और पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसके लिए वो न जाने क्या क्या कर रहे हैं, एकदम पूरा दिमाग का खिचड़ी बना दे रहे हैं उसी को अचीव करने के लिए। लेकिन एक सिंपल सी फैक्ट पता नहीं है उनको कि अगर वो दिमाग को शांत करके कोई काम करे ना, तब सक्सेसफुल बनना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सक्सेस आपके तरफ आएगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप नेचुरली ही अपने ब्रेन का ज्यादा % यूज कर पाते हो। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारे वर्क आवर्स के दौरान एक लेजी डे भी होना जरूरी है? क्या है कि वर्क का एफिशिएंसी जो है वो लोगों को लगता है ना, जैसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। वर्क के बारे में कहूँ तो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं कहते हैं काम करो, अपना पूरा जान लगा दो, ये करो वो करो। एकदम क्रिंजी चीज है, एकदम मतलब पूरा मेहनत करो, एकदम पूरा दिन रात एक कर दो। अबे पगला, हेल्थ कहाँ गया रे? हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, काम कर रहा है इधर, पूरा अपना जो बॉडी का एनर्जी उसको निचोड़ रहा है, वीक कर रहा है बॉडी पार्ट को। 10 साल में मर जाएगा, वो ठीक है। 10 करोड़ कमा भी ले तो क्या करेगा 10 साल में मर जाएगा तो। इसलिए सब कुछ को रियलिस्टिकली बैलेंस करके चलना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर लोग को सुनना बंद करो। आप लोग काम करो काम करो काम करो ऐसे बोलते हैं, उनका तो काम है कंटेंट बना के अपना आराम से पैसा गिनना, और इधर आप लोग का मन भटका रहे हैं। तो मैं लेजी डे की बात कर रहा था। क्या है कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं, जैसे कि गूगल के, अमेरिका में स्पेसिफिकली स्लीपिंग पॉड्स होते हैं वहां पे। चाइना में भी बहुत सारे कंपनीज में स्लीपिंग पॉड्स आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े कंपनीज में। वो ये बिलीव करते हैं कि अगर किसी को जरूरत है नींद की तो वो स्लीपिंग पॉड में जाके सो जाएगा, उसको जब भी लगे कि वो रिचार्ज हो गया फिर वो काम कंटिन्यू कर सकता है। तो ये छूट दी जाती है ताकि जो काम हो वो एटलीस्ट इफिशिएंटली हो, जल्दी ना हो लेकिन इफिशिएंटली हो, ताकि लॉन्ग टर्म में वो जो उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है जो कि है उनके एम्प्लॉइज, वो उनकी हेल्थ अच्छी रहे। इसलिए हर कुछ के बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। और आपको पता है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे मूवीज हो गई, यूट्यूब हो गई, जैसे कि एंटरटेनमेंट जो लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे ये वीडियो भी उसी चीज का पार्ट है, वो इसलिए इतना कमाई करती है क्योंकि वो लोगों का स्ट्रेस मिटाती है, जो कि बहुत जरूरी है। तो जो लोग आपको नॉन स्टॉप काम करो बोलने का सजेशन दे रहे हैं ना, उनकी बात मानने का सोचना भी मत। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है हम जो दुनिया को देखते हैं अपने ब्रेन से, वो एक्चुअली में एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे हर कोई को यही लगता है कि वो जो सोचता है वही ट्रू है। वो इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन जो पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुका है उसके चश्मे से ये वर्ल्ड को दिखाता है, भले ही वो एक्चुअली में वैसा ना हो। तो रियलिटी को हमारा ब्रेन शेप करता है। तो ये एक फैक्ट है कि हमारा दिमाग जो है वो किसी भी हमारे एक्शन का आउटकम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे आपको दिखाता है कि ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो। और इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस आती है एक्सपेरिमेंटिंग की, कि आपको लाइफ में इसलिए एक्सपेरिमेंटेशंस करते रहनी चाहिए। आप जो सोचते हो कि ये मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये एग्जाम क्रैक कर लूंगा, पूरा सपना देख लेते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो हो ही जाए। मन में तो आप कहोगे ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रैक ना करूं, मैं जान लगाऊंगा लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगा। लेकिन एक्चुअली में आपको अलग अलग चीज को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचे हो
वैसा होगा ही। इस ईगो को अपने अंदर से निकाल लो। हो जाए तो अच्छा है, सोने पे सुहागा, नहीं हो तो आपको अलग अलग चीज में एक्सपेरिमेंटेशंस करते रहना चाहिए। और इससे और एक इंपॉर्टेंट बात आती है लाइफ में बैकअप प्लान लेके चलने की। इसलिए बैकअप प्लान रहना चाहिए कुछ चीजों के लिए। फैक्ट नंबर 4, ये देखो, ये है स्पेस सूट का इनर मशीन्स। इसमें जो आप इतने मशीन्स को देख रहे हो, इसमें ध्यान से देखो कितना मशीन है। एक स्पेस सूट के अंदर हजारों डिफरेंट टाइप्स के मशीन्स होते हैं। सोचो कितनी गजब बात है ये कि इसी को पहन के रिस्क पे एस्ट्रोनॉट्स गए थे चांद पे, और जो भविष्य में जो होगी मिशंस उसमें भी यही पहन के जाएंगे। तो ये कितनी गजब बात है। मतलब एक थॉट नहीं आता है कि अगर इसमें से एक पार्ट खराब हो जाए, कोई मेन सर्किट, तो फिर क्या होगा। वैसे ये बहुत इंटेंसिव टेस्टिंग के बाद बनता है। गिर गए तो क्या होगा, सब टेस्ट होके बनता है कि गिरने से भी उसको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन तब भी कुछ रॉन्ग हो ही सकता है। तो ये काफी अमेजिंग है कि ऐसी चीज पे भरोसा करके लोग अलग अलग प्लेनेट पे जाने वाले हैं, और बिना स्पेस सूट के तो कुछ मिनट रह पाएंगे, वहाँ ऐसी कंडीशन होगी अगर इसको खोल दिया जाए तो। लेकिन इस मामले में स्पेस एक्स जो है, एलोन मस्क का स्पेस एक्स, वो बहुत ही गजब कर रहा है, क्योंकि वो इसी सूट को ऐसे में बदल रहा है। मतलब सूट को ट्रेडिशनल से थोड़ा कूल, थोड़ा फिल्मी डिजाइन दे रहा है, और उसमें बड़े बड़े मशीन्स के बदले छोटे छोटे चिप्स से ही काम चल जा रहा है, जिससे उसका बल्कीनेस कम हो जाए। फैक्ट नंबर 3, स्टडीज ने ये बताया एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि आपके डेली काम आएगी। आप ये नोटिस किए हो ना, कभी आप सो के उठते हो तो आपको फ्रेश फील होता है। कभी कभी इतना फ्रेश फील होता है कि आप जाके अपने दोस्तों को बताने लगते हो कि अबे आज इतना अच्छा नींद आया, क्या बोलूं, मजा आ गया। और कभी कभी इतना खराब नींद आता है कि दिन भर मूड चिड़चिड़ा रहता है। तो ये जो नींद का क्वालिटी है ना, ये मेजरली 4 चीजों पे निर्भर रहता है। पहला, कि आपने सोने के पहले कितना फिजिकल एक्टिविटी किया। जिस दिन हम कहीं घूमने जाते हैं, चलते हैं बहुत, उस दिन जब सोएंगे तो बहुत गहरी नींद आएगी। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा, कि आपने खाने में क्या खाया। जो लोग नाइट में बहुत मसालेदार खा के एकदम सोते हैं, उनका बॉडी ज्यादा एनर्जी पचाने में खाने को लगा देता है। इससे प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है, क्योंकि बॉडी में हलचल चलते रहती है, मतलब उस स्केल में। इसलिए आपने एक्सपर्ट्स की भी बातों को सुना होगा कि सोने के पहले लाइट ही खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, कार में हेडलाइट होता है, बाइक में होता है, एरोप्लेन्स तक में होता है, शिप में, पानी जहाज में क्यों नहीं होता है हेडलाइट। तो देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये आती है कि शिप रोड और आसमान से बहुत अलग है। शिप में आपको जितना सामने देखने की जरूरत नहीं है, उतना दूर देखने की जरूरत है। और हेडलाइट का साइंस तो आप जानते ही हो, जब हेडलाइट में से बीम निकलता है तो बहुत स्ट्रांग रहता है। जितना दूर जाएगा उतना वो वाइड होते रहता है, और उसका इंटेंसिटी भी कम हो जाता है। और शिप का लेंथ ही कितने मीटर तक होता है। तो एक्चुअली में जो हेडलाइट होगा उससे समुद्र का घंटा भर भी नहीं दिखेगा कुछ। अगर वर्ल्ड की सबसे पावरफुल हेडलाइट को भी ला दे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। समुद्र इतना ह्यूज होता है, और 2 जहाज के टकराव को रोकने के लिए और उसका सही ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए 2-4 किलोमीटर पहले ही पता होना होगा, तभी वो एक्शन ले पाएगा। जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनकी बात हो रही है। तो क्या है कि एक लाइन में कहूँ तो हेडलाइट समुद्र में बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप लाखों लाइट को भी ला दो तब भी वो बीम शुरुआत में स्ट्रांग रहता है, फिर जाके वो पूरा धीमा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। तो इसलिए उसके बदले ब्राइट और छोटे नेविगेशन लाइट्स होते हैं शिप में। नेविगेशन लाइट्स, जैसे शिप का जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें ग्रीन लाइट जलता है, जो साइड पार्ट होता है उस पे रेड लाइट जलता है, और जो बैक पीछे का पार्ट होता है उसमें व्हाइट लाइट जलता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कलर कोड होता है शिप में। उस कलर को देख के दूसरा शिप पता कर सकता है कि ये शिप मेरे तरफ आ रहा है कि नहीं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सामने ग्रीन है, तो ग्रीन जब ऐसे आएगा सामने, तो और जब कोई जहाज ऐसे आपके जहाज की तरफ आ रहा होगा तो ऑफ कोर्स साइड में रेड जलेगा, आगे में ग्रीन जलेगा, और व्हाइट लाइट आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो पीछे है। तो इससे आप समझ जाओगे कि अरे वो तो मेरे तरफ आ रहा है। तो इससे कम्युनिकेशन डिसाइड होता है, ना कि बड़ा सा हेडलाइट होगा, आपको दिखेगा कि वहां शिप आ रहा है और आप हेडलाइट से फिर आप मुड़ जाओगे। वैसा नहीं होता है, क्योंकि समुद्र बहुत इन्फिनेटली बिग है। इन्फिनेटली तो नहीं, लेकिन बहुत बिग है, और वहां पे हेडलाइट इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए हेडलाइट को क्रॉस, नेविगेशन लाइट को टिक। नेविगेशन लाइट वो सिस्टम है जो कि जहाजों में यूज होता है, न कि हेडलाइट। फैक्ट नंबर 1, ये तो कोई फैक्ट नहीं है बल्कि हमारे कम्युनिटी का एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को भेजा है कि जितने भी ये जो बिलियनियर्स हैं, अमीर लोग हैं,
सबके लास्ट में ANI आता है, जैसे कि अंबानी, दमानी, अडानी। ये तीनों इंडिया के प्राउड बिलियनियर्स हैं। और रियल एस्टेट के बादशाह हीरानंदानी, वो भी बिलियनियर है। नंदन नीलेकानी, ये भी बिलियनियर है। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी, ये भी बिलियनियर है। संजीव बिखचंदानी, ये भी बिलियनियर है। Naukri.com के फाउंडर। तो ये बहुत सारे बिलियनियर में ANI कॉमन पाया गया है। अभी एक कोइंसिडेंस मेरे को बहुत ही कूल लगा, इसलिए सोचा कि इसको शेयर करना चाहिए। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।